हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की सीट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सीट 1 के क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उस सीट से पहले मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक्स भी बताए थे और दोस्तों सीट में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हर क्लास की 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, हर सीट की 2 पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें एक सीट होती है विदाउट सॉल्यूशन और एक सीट होती है विद सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आप पहले विदाउट सॉल्यूशन वाली सीट को सॉल्व करिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप विद सॉल्यूशन वाली सीट में उसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्लास लेंगे तो जब आप विद सॉल्यूशन वाली सीट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें दिया गया है, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया है। ठीक है, जिसके कारण फुटफॉल है। ये फुटफॉल मतलब होता है आने वालों की संख्या। फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया है। नया दैनिक संग्रह रुपयों में क्या है यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 रुपये था। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द एंट्री टिकट एट ए फन पार्क वाज इंक्रीज्ड in the ratio of 7:9 due to which footfalls fell in the ratio 13:11. What is the new daily collection in rupees if the daily collection before the price hike was 2,27,500? ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो दैनिक संग्रह होता है यानी कि कुल रुपये जो होते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पिछली सीट में भी मैंने आपको कराया था, वो राजस्व वाला था। ठीक है, राजस्व या कुल जो मूल्य होता है वो क्या होता है, कुल मूल्य कुल रुपये जो होते हैं वो यही होता है कि जो टिकट की संख्या एक पार्क में प्रवेश टिकट का अनुपात, देखिए टिकट का जो अनुपात है, टिकट के रुपयों का अनुपात जो है वो 7:9 के रेशो में बढ़ाया गया है। यानी कि ये रुपये बढ़ाए गए हैं। पहले 7 रुपये का टिकट था, अब 9 रुपये का टिकट हो गया है। लेकिन महंगा होने के कारण जो फुटफॉल है यानी कि आने वालों की जो संख्या है वो 13 से 11 अनुपात हो गई है, घट गई है। तो यहाँ 13:11 हो गया है। तो दोस्तों, कुल मूल्य में क्या फ़र्क पड़ा है, देखिए देख लेते हैं। 13×7=91 और 11×9=99। देखिए कुल जो मूल्य है वो, ये राजस्व ही हम इसको बोल सकते हैं, राजस्व या मूल्य, कुल मूल्य भी बोल सकते हैं। तो वो 91 से कितना हो गया है, 99 हो गया। यानी कि ये तो वृद्धि से पहले था 91 और वृद्धि के बाद हो गया है 99। अब उसने वही कहा है। अब देखिए दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, और अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि नया दैनिक संग्रह रुपयों में क्या है यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 रुपये था। तो दोस्तों, वृद्धि से पहले हमारा तो था 91 पार्ट। ठीक है, वृद्धि से पहले हमारा कितना था, 91 पार्ट। लेकिन एक्चुअल जो डाटा है वो कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,27,500 रुपये। ठीक है, तो वृद्धि के बाद का बताना है। तो वृद्धि के बाद का कितना है हमारा, 99 पार्ट। दोस्तों, पहले हम 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 91 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो 1 पार्ट की कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे। 2,27,500 को 91 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अभी देख लेते हैं कुछ कटेगा तो, या फिर हमें किसकी निकालनी है, टोटल वृद्धि के जो बाद होगा वो होगी 99 पार्ट। तो 99 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, इसमें 99 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2,27,500 बटे 91 गुना 99। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, हाँ 13×7=91 होता है। तो 13 से काट लीजिए, 13×7=91 और 13 से इसको काटेंगे, 13×13 कितना बचेगा दोस्तों, 7 8 9, 13×7=91, 6 13×5=65 इतना आ जाएगा। और 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7×2=14, 7×5=35, 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो 2500 की 99 में गुना करनी है, तो 2500 गुना 99, 25 निम्न होता है 225,
2 जीरो लगानी ही पड़ेंगी हमें। और 25 निम्न 225 हो गया तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा 22 बचेगा। और 25 निम्न 225, 225 और 22 247, ये आ जाएगा 24,700, सॉरी 2,47,500। ठीक है दोस्तों, ये राइट आंसर होगा 2,47,500, बी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आपको? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पहले जो वृद्धि से पहले 91 हो गया था, वृद्धि के बाद 99 हो गया, तो 91 की दे रखी है और 99 पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, इसे आप डिजिटल सम से भी लगा के कर सकते थे। अगर इसमें कोई ऑप्शन में मतलब अगर कोई डाटा 2 नहीं होंगे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9 इफ़ बोथ नंबर्स इंक्रीज बाई 12 द रेशो बिकम्स 11:21 द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स इज। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग बताना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया गया है। पहले जो अनुपात था वो दिया गया है 4:9। ठीक है, ये दिया गया है। लेकिन अब क्या हो गया है, दोनों में 12 की वृद्धि हो गई है। तो दोस्तों जब दोनों में 12 की वृद्धि हो गई है तो हम मान लेते हैं ये 4:9 नहीं है, ये जो संख्याएं रही होंगी वो 4x और 9x रही होंगी। और जब इन दोनों में 12 की वृद्धि की जाती है तब इन दोनों का अनुपात 11:21 होता है। यानी कि इनमें दोनों में 12 जोड़ने पर इसमें +12 कर देंगे और इसमें भी +12 कर दें तो दोस्तों इन दोनों का जो अनुपात है अब वो अनुपात हो गया 11:21। यही दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस अब इसको क्या कर लेना है, जो अनुपात है उसे बटे में हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों 4x + 12 बटे 9x + 12 बराबर 11/21 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे तो 21 चौक 84 होगा। 84x + 12 की 21 में करेंगे तो 21 दूनी 42, 4 21 एकम 21 4 25, 252 आएगा। उधर देख लेते हैं, 11 की 9 में गुना करेंगे तो 11 निम 99x होगा। और दोस्तों 12 की 11 में गुना करेंगे तो 132 आएगा। तो दोस्तों ये 84 उधर जाके घट जाएगा और ये 132 इधर जाके घट जाएगा। तो दोस्तों 99 में से जब 84 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15x में लिख देता हूँ इधर और इसमें से इसे घटा के लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 0 और ये बचेगा आपका 25 13। तो दोस्तों 5 7 12 120 बच जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 8 120 कट जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई है। अब उसने पूछा है मूल संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों मूल संख्याएं क्या थी, मूल संख्याएं थी 4x और 9x। ठीक है, ये मूल संख्याएं थी। तो मूल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मूल संख्याओं का योग कितना होगा, 4x + 9x। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13x और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों, 8। तो 13 7 91, 13 8 104, 104 राइट आंसर होगा। और 104 आप देख सकते हैं ऑप्शन डी है। ओके दोस्तों, तो इस तरह करना है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 इफ़ 13 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 10:21 इफ़ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशो बिकम्स। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10 21 के अनुपात में हो जाती हैं। यहाँ तक तो वही प्रोसेस है। अब उसमें कहा गया है मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, चलो देख लेते हैं। 3 और 5 दिया गया है तो हम संख्याएँ मान लेते हैं 3x है और एक 5x है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं। अब इन दोनों में से 13 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 13। तो यहाँ भी 13 घटा देते हैं और यहाँ भी 13 घटा देते हैं। तो घटा देने के बाद जो नया अनुपात है वो कितना बनता है, 10:21 बनता है। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना बन जाता है, 10:21 बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बटे में लिख के कर लेना है सॉल्व। तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ,
3x माइनस 13 बटे 5x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 10/21। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 21 या 63 और 10×5 50। दोस्तों दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, घटाना ही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे पिछली बार किया था क्रॉस मल्टीपल से, ऐसे ही अब की बार कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 21 या 63 और 10×5 50, 13x बचेगा इधर, और उधर देख लेते हैं दोस्तों 130 हो जाएगा, और 21 की 13 में गुणा करेंगे तो 13 21 में 42, 21 या 63, 3 6 21 एकम 21, 21 और 6 27, 273। 273 में से 130 घटेगा तो 143 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 143। तो 143 इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब आप देखेंगे तो 13 से ही कट जाता है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11 बार कटेगा। तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 11 आ गई है। ठीक है, बट अब उसने क्या पूछा है, उसने मूल संख्याओं में यदि 15 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मूल संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम यहाँ निकाल लेते हैं मूल संख्याएं, और मूल संख्याएं हैं क्या, मूल संख्याएं हैं 3x और 5x। तो दोस्तों 3x तो हो जाएगा 11 या 33, 3 × 11 बराबर 33, और 5x है जो वो हो जाएगा 5 × 11 बराबर 55। तो दोस्तों ये तो आ गई हैं दोनों संख्याएं। अब उसने कहा है कि यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अब दोनों में क्या जोड़ देना है, हमें 15 और जोड़ देना है, बस 15 ऐड करिए इसमें। ठीक है, यहाँ ऐड कर लीजिए 15, +15 इसमें भी कर लीजिए और +15 इसमें भी कर लीजिए। तो दोस्तों जब आप 15 ऐड करेंगे, 33 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 55 में 15 ऐड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 70। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों यही 48/70, या अगर आप इसको काट सकते हैं तो कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 24 और 35 आ जाएगा। तो दोस्तों 24:35 इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं 24:35, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये क्या बन गया, ओके दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। 4 में कहा गया है ₹33,630 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज़ 3:7 एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज़ 6:5। द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी इज। तो दोस्तों 33,630 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी की राशि का अनुपात, देखिए दोस्तों ए और बी की जो राशि का अनुपात है वो 3:7 दिया गया है, और बी और सी की राशि का अनुपात 6:5 दिया गया है, 6:5 दिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मर्ज करना पड़ेगा, तो ए बी सी एक साथ लिख देते हैं। तो ए बी का तो हमने लिख लिया है, और बी सी का कितना है, 6:5 है, तो यहाँ 6 और 5 कर लेते हैं। वैसे मैंने उल्टा एन वाला भी आपको एक बताया हुआ है, तो उससे भी कर सकते थे आप। ठीक है, लेकिन आप इससे कर, यहाँ इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कट तो नहीं रहा है। तो 3 × 9 और 7 × 42 और 5 × 25। तो दोस्तों ए बी सी का ये रेशो बना, यानी कि जो 33,630 रुपये हैं वो इस अनुपात में बटे हैं। अब आपको क्या बताना है, बी को प्राप्त धन बताना है। तो दोस्तों ये टोटल है, टोटल निकाल लेते हैं। हमारी तरफ से टोटल जो आया है इस अनुपात के अकॉर्डिंग वो आएगा दोस्तों 9 और 42 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 42 और 9 51 हो जाएंगे, 51 और 25 76। तो दोस्तों यहाँ से आया टोटल 76 पार्ट, और 76 पार्ट की वैल्यू जो उसने दी है वो कितनी दी है, 33,630 रुपये। ठीक है, अभी हमें एक पार्ट की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, और बताना किसका था दोस्तों, हमें बी का बताना था, बी को प्राप्त धन। तो बी को 42 मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक पार्ट की निकालेंगे, तो 33,630 बट्टे 76 करेंगे, लेकिन हमें बी का बताना है तो 42 पार्ट की निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी को मिले। ठीक है दोस्तों, बी को मिले 42 पार्ट। तो 42 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33,630 बट्टे 76 गुना कर लेंगे दोस्तों 42 से। ठीक है, अभी आप इसको काटेंगे तो यहाँ ये कट जाएगा 6×7=13, इसे 2 से काटिए पहले, 21 आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 6, 2 × 8 16, 38 आ गया। ठीक है दोस्तों, 38 आ गया। तो ये 19 से कटना चाहिए, 19 से ये तो नहीं कटेगा, ये कटता है। ठीक है, आप यहाँ डिजिटल सम लगा के देख सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम लगाएंगे तो 8 × 3 = 11, यानी कि यहाँ डिजिटल सम होगा, नीचे बनेगा 2, ऊपर देख लेते हैं तो ऊपर बनेगा कितना, 3 यहाँ बनेगा, और यहाँ बनेगा कितना, 6 × 3 = 9, 3 × 3 = 6 बनेगा, 6 × 2 = 36, 18, 18 का हो जाएगा 0। तो दोस्तों 0/2 हो जाएगा, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नीचे तो छोड़ेंगे नहीं। तो 2 आया, तो 2 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे,
5 की करेंगे दोस्तों। डिजिटल सम वाले में मैंने बताया था कि नीचे 1 बनाना होता है, 2 पंजे 10 और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यहाँ 10 बन जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 होता है और यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो ओवरऑल डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो 0 देख लेते हैं डिजिटल सम किसका है दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ आएगा 4 और 1 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 5 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 8 हो जाएगा कितना दोस्तों, 19 और 8 हो जाएगा हमारा 27, 27 का 2 और 9 0, इसका ये हो सकता है आंसर, 0 आ रहा है इसका। इसका देख लेते हैं, इसका आ जाएगा 6 और 1 7 और 2 9, ये ख़त्म हो जाएगा, 5 और 2 7, इसका ये 7 है तो ये नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं 9 तो ये हो गया, और 3 और 1 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं दोस्तों, 9 तो ख़त्म हो गया और ये आ जाएगा हमारा 4 3 7 और 2 9, ये भी ख़त्म हो गया, 1 इसका 1 आएगा तो ये भी नहीं है। बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम कितना है, 0 है। ठीक है, तो हम इसे डिजिटल सम से कर सकते हैं, यहाँ हमारा हमें कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसका इतना ही आएगा 14,000। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,868 रुपये। ओके दोस्तों, तो इस तरह आपको डिजिटल सम का भी यूज़ कर लेना है बीच बीच में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा है। इसमें कहा गया है, ए सम ऑफ ₹12,000 इज़ डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट द रेशो ऑफ देयर ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ इतना, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज़ 2:3, एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज़ 9:13। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। तो दोस्तों ए बी सी डी 4 दिए गए हैं, चारों के अलग अलग हमें दिए गए हैं, तो हमें मर्ज करना है। अभी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, 4 लिख लिए मैंने। तो 12,000 रुपये है। ए बी सी डी में के बीच किस तरह विभाजित किए जाते हैं कि ए का हिस्सा बी से, ए और बी का अनुपात 8-9 है। तो दोस्तों ए और बी का 8-9 रख लेते हैं। बी और सी का हिस्सा दिया गया है 2-3, तो यहाँ 2 और 3 रख लेते हैं। और सी का डी से दिया गया है 9 और 13, तो यहाँ 9 और 13 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। अभी क्या करना है, हमें जो ब्लैंक स्पेस है उन्हें भर लेना है। 9 के बाद वाले 9 से भरे जाएंगे, 3 के बाद वाले 3 से भरे जाएंगे, 9 के पहले वाले 9 से भरे जाएंगे और 2 के पहले वाला 2 से भरा जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये 9 और ये तीनों 9 सब में है, तो इस 9 को हम यहाँ काट देते हैं। और कुछ देखते हैं, और कुछ कटेगा क्या यहाँ से हमारा, 2 तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें तो 2 ही हैं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो और कुछ नहीं कटेगा। बस आप पुनः कर लीजिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 13 तिया 39। तो दोस्तों ये सब का अब अनुपात बन गया ए बी सी डी का। अब दिया गया है कि, अब पूछा है कि बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर। तो दोस्तों ये बी है और ये डी है, इनका अंतर पूछा गया है। तो बी और डी का अंतर आप देख सकते हैं कितना है, 39 है। 39 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा हमारा 9 में से 8 गए 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 बचेंगे। 21 पार्ट की आपको वैल्यू बतानी है, जबकि आपको टोटल पार्ट दिया गए हैं, क्योंकि कुल संपत्ति दी गई है 12,000 और 12,000 यानी कि ये टोटल पार्ट की वैल्यू दी गई है कितनी, आप जोड़ लीजिए टोटल कितना बनेगा। ये बनेगा 9, 9 7 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, 30 की 0 यहाँ से लगेगी 3, 3 3 6 2 8 और 1 9 और 1 10, 100 पार्ट। ठीक है, 100 पार्ट की जो वैल्यू दी गई है हमें 12,000 दी गई है। एक पार्ट की हमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 बटे 100। लेकिन दोस्तों हमें निकालनी है 21 पार्ट की, तो 21 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 काट लीजिए और 120 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 0 तो 0 रहेगा, 21 दूनी 42 का 2 हासिल लगेगी 4 और 21 कम 21 4 कितना 25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 25 20, 2,520 आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 2,520। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, द रेशो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों, इनकम का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है 9:7। इफ़ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सेविंग्स। देखिए दोस्तों, सेविंग्स का रेशो बताना है आपको एक्स और वाई की। तो हम देख लेते हैं इसमें एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात। देखिए दोस्तों, ये एक्स है और ये वाई है, ये इनकी मासिक आय का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, 5 और 4 दिया गया है, 5:4।
उनके मासिक व्यय का अनुपात। तो दोस्तों व्यय या खर्च होता है, तो व्यय का अनुपात कितने दिया गया है, 9:7 दिया गया है, 9:7। ठीक है, ये दिया गया है। दोस्तों आप एक बात बताइए, आप 100 रुपये कमाते हैं, 50 रुपये या 75 रुपये उसमें से खर्च कर देते हैं, ये आपकी आय है और 75 आपने खर्च कर दिए हैं, तो आपके पास जो बचत होगी वो कितने रुपए की होगी, 100 में से घटाएंगे ना आप, 100 में से 75 घटाएंगे, 25 बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आय में से जब हम व्यय को घटाते हैं तो बचत आती है। क्या आती है, बचत आती है। बट दोस्तों उसने एक कंडीशन और दी है, क्योंकि हमें इन दोनों रेशो, ये वाला रेशो जो है और ये वाला जो रेशो है, इन दोनों को मर्ज करना है। ठीक है, ये अलग अलग है। इस रेशो को और इस रेशो को मर्ज करने के लिए हमें एक कंडीशन दी है उसने, और वो क्या कंडीशन दी है, ये दी है, यदि y की आय, देखिए दोस्तों y की आय तो ये है, y है ना, y की आय कितनी है, 4 है, और x का व्यय ये है। ठीक है, तो y की आय और x का व्यय जो है वो बराबर है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ तो ये 4 है और ये 9 है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं दोस्तों। इन दोनों को जब आप बराबर करेंगे तो ये 9 है, ये 4 है, तो यहाँ आप 9 की गुना करेंगे और यहाँ कितने की गुना करेंगे, 4 की गुना करेंगे। यहाँ आप 9 की गुना करेंगे और यहाँ कितने की गुना करेंगे, ये 4 की। तो जब आप ये गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 ये बराबर हो गया। बट दोस्तों आप देखिए, क्योंकि ये रेशो है, तो जब आपने यहाँ 9 की गुना करी है तो आपको यहाँ भी 9 की गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपने यहाँ 4 की गुना करी है तो आपको यहाँ भी 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब जो रेशो बनेगा वही रेशो होगा उनका एक्चुअल आय और रेशो व्यय का। ठीक है, तो वो मर्ज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 9 पंजे 45। ठीक है, 45 में लिख देता हूँ, यहाँ पेन चेंज करके लिख देता हूँ इसी के ऊपर। ये हो गया 45 और ये हो गया 9 चौक 36। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 7 चौक 28 हो गया है, और ये आप देखेंगे कि 9 चौक 36 हो गया है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जो y की आय है वो x के व्यय के बराबर है, 36 है। ठीक है, अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि अगर x 45 रुपये कमा रहा है और 36 रुपये खर्च कर दे रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों, 45 में से 36 घटेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि वो 9 रुपये बचा रहा होगा। इसी तरह जब y है, ये y है, y 36 रुपये कमाता है और 28 रुपये खर्च करता है, तो दोस्तों वो कितने रुपये बचाता है, वो 8 रुपये बचाएगा। 36 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 8 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो यही इनकी बचत का भी रेशो होगा, 9:8। ठीक है दोस्तों, 9:8 रेशो होगा, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको XY मान के XY लगा के इसमें करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा और ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ अ पिज्ज़ा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग pizza. Then Renu ate 4/7 part of the pizza that was left. What fraction of the pizza still left? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसको कर सकते हैं बेसिक तरीका जो है इसका वो करने का, ठीक है, एक पार्ट मान के, यानी कि जो टोटल पार्ट पिज्ज़ा था वो एक पार्ट था, एक पार्ट को मान के उससे कर सकते हैं। ठीक है, या जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे करिए, बहुत आसान रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 3/8 एक फ्रैक्शन दी गई है, यहाँ 3/10 एक फ्रैक्शन दी गई है, और यहाँ 4/7 एक फ्रैक्शन दी गई है। ये 3 फ्रैक्शन दी गई है जो इनके डिनोमिनेटर है 8, 10 और 7। इन तीनों की जब गुना करेंगे, 8 7 56, 56 हम 560, तो दोस्तों 560 आएगा। हम मान लेते हैं वो पिज़्ज़ा जो है वो 560 किलो का है या 560 ग्राम का है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर किसी ने कुछ खाया, जैसे राजू ने 3/8 भाग खाया है इसका, तो दोस्तों राजू ने जब 3/8 भाग इसका खा लिया तो बचेगा कितना भाग राजू के हिसाब से। देखिए राजू ने ये मान के खा लिया कि वो टोटल पिज़्ज़ा 8 है, लेकिन उसने खाया कितना है, 3 खा लिया, तो उसमें से 5 बचेगा ना, बचेगा। तो दोस्तों वही है जो बचा हुआ है उसे लिख लीजिए। तो 560 टोटल था, उसमें से 5 किसने खा लिया है, राजू ने, लेकिन 5 नहीं खाया, 5/8 खाया है। ठीक है, उसने ये मान के खाया कि टोटल 8 है, लेकिन टोटल था हमारा 560। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है, ये दोस्त वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये जो है ये बचा हुआ है। अब जो राजू के खाने के बाद जो बचा वो इतना बचा, अभी उस बचे हुए में से एडम खाता है। एडम शेष पिज़्ज़ा का 3/10 भाग खाता है। जब दोस्तों ये 3/10 भाग खाता है तो ये बचाएगा कितना, 7/10 भाग, क्योंकि 7 और 3 10 ये पूरा करना होता है।
तो दोस्तों इसने बचा दिया अपना 7/10 भाग। हमें खाने वालों से मतलब नहीं है, हमें बचाने वालों से मतलब है। अब इस बचे हुए को फिर रेनू खाता है ना, फिर रेनू बचे हुए पिज़्ज़े का 4/7 भाग खाता है। तो दोस्तों इस बचे हुए पिज़्ज़े का 4/7 भाग किसने खा लिया? रेनू ने। तो रेनू ने कितना छोड़ा? 3/7 भाग। तो दोस्तों यहाँ हम कर देंगे 3/7, और जो ये वैल्यू आएगी निकल के, ये जितनी मात्रा होगी उसे निकाल लेते हैं, वो बचेगी, शेष मात्रा बचेगी। ठीक है दोस्तों, जो पिज़्ज़ा की बची हुई मात्रा होगी वो इतनी होगी। आप काट सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 15 सत्ते हो जाएगा 105। तो दोस्तों अगर टोटल 560 ग्राम था पिज़्ज़ा, तो अब उसमें से 105 ग्राम पिज़्ज़ा बचा है। लेकिन हमें बताना था फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 105 जितना बचा और जितना टोटल था 560, उसे कर लीजिए और आप इसको काटेंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। ये कितने से? 7 से कटेगा, 7 से 15 बार, और ये 7 अट्ठे 56, 80 बार। फिर आप इसको काट सकते हैं 5 या 15, और फिर आप इसको काट सकते हैं 5 से 16 बार। तो दोस्तों जो बचेगा वो कितना बचेगा? 3/16 भाग इसका बचेगा पिज़्ज़ा का। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आपको अगर करेंगे तो आप कैसे करेंगे बेसिक से। देखिए, आप 560 मान के कर लीजिए या एक्स मान के कर लीजिए, तब भी ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, एक पिज़्ज़ा आपने मानना है, एक पिज़्ज़ा, उसका 3/8 भाग खा लिया तो फिर 5/8 बचेगा, फिर उसका कितना? 7/10 बचेगा, और फिर उसका कितना बचेगा? यहाँ 3/7 बचेगा। तो दोस्तों इस तरह से जब इसकी आप काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से? हाँ, ये 5 या 15, नहीं 5 से और काट लीजिए तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3/8 दूनी 16। तो दोस्तों इस तरह से भी करेंगे आप तो इस तरह से भी हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3/16 ही बचेगा। इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए आ गई है क्योंकि हमने एक पार्ट को ही मान के चले थे हम पिज़्ज़ा को, लेकिन यहाँ हमने माना था 560 इन सबकी गुना करके। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल हो आप उसी से कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट द सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशो ऑफ 5:2। देखिए दोस्तों ये जो बात कही गई है ये क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। इफ़ द डॉटर गेट्स 29,400 लेस देन द सन, द वैल्यू इन रुपीज़ ऑफ द होल प्रॉपर्टी इज़। देखिए दोस्तों होल प्रॉपर्टी की वैल्यू बतानी है। अब आप यहाँ समझिए, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से और उसकी पत्नी के हिस्से, ठीक है दोस्तों, यानी कि सन और वाइफ का जो हिस्सा है, एक तो ये अनुपात 5:2 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का ही 5:2 है, दोनों का इसने एक ही जगह लिख दिया है। और दूसरा जो है उसकी पत्नी, उसकी हाँ दोस्तों, और उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी बेटी के हिस्से, यानी कि अब की बार वाइफ और डॉटर लिख देता हूँ मैं डी से, तो वाइफ और डॉटर का भी कितना है? 5:2 है। ठीक है, ये दिया गया है उसने ये दोनों अनुपात एक ही जगह लिख दिए हैं, सन और वाइफ का, और वाइफ और डॉटर का 5:2 है। ठीक है, तो आपको इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आप यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ कितना लगाएंगे? 5 लगाएंगे, और क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएगा, और 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बना है हमारा सन वाइफ और डॉटर का रेशो जो उन्हें मिला है। तो दोस्तों टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल प्रॉपर्टी है हमारी 25, 10, 35 और 4 39। 39 पार्ट टोटल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो अच्छा 39 पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है। लेकिन अभी हमें क्या दिया गया है, अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपये कम मिलते हैं। देखिए दोस्तों, बेटी को बेटे से, बेटे को मिल रहे हैं 25, बेटी को मिल रहे हैं 4, तो कितने कम मिल रहे हैं? हमारे अकॉर्डिंग मिल रहे हैं कम 21। 25 में से 4 जाएंगे 21 पार्ट, तो हमें हमारे अकॉर्डिंग मिले 21 पार्ट कम, लेकिन क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितने मिले हैं? 29,400। तो दोस्तों 21 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 29,400, और हमें टोटल संपत्ति बतानी है, तो टोटल संपत्ति कितनी है? 39 पार्ट। बस आप कर दीजिए यहाँ से, एक पार्ट की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 29,400/21। ठीक है, और जब आप 39 पार्ट की टोटल संपत्ति निकालते हैं तो 39 पार्ट की वैल्यू आएगी 29,400/21 गुना 39। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, और 3 से काटेंगे इसको 13 आएगा। 3 से इसको काटेंगे, वो सॉरी 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 7 दूनी 14, 4200, 0 0 लगा लीजिए, 13 दूनी
26, 2 13 चौका 52, 53 और 1 54। दोस्तों 54,600 रुपये टोटल संपत्ति रही होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है द एक्सपेंडिचर रेशो ऑफ ए बी एंड सी 16, 12 एंड 9 इफ़ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ द इनकम, देन द टोटल इनकम ऑफ द ए बी सी इज 35,700। फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। देखिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या दिया गया है। ए बी सी के व्यय का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर दिया गया है, ए बी सी का व्यय जो वो दिया गया है, व्यय यहाँ लिख देता हूँ ए, यहाँ लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ सी। तो इनके व्यय का जो अनुपात दिया गया है वो 16, 12 और 9 दिया गया है। और उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल परसेंट होती है 100, और 100 में से अगर कोई आदमी, अगर ए अपनी 20% बचा रहा है, आप यहाँ समझिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ए क्या कर रहा है, ए 20% बचत कर रहा है, 20% कर रहा है बचत। तो ए 20% बचत कर रहा है तो ए की आय तो 100% रही होगी। ए के अकॉर्डिंग आय उसकी कितनी रही होगी, 100%। 100% में से 20 की बचत करता है तो दोस्तों खर्च कितना करता है, वो खर्च करता है 80 रुपये। ठीक है भाई, एक बात बताइए, ये जो आय होती है, आय वो खर्च और बचत दोनों का ही योग तो होती है। ठीक है, तो तभी तो 80% उसने खर्च करा अपना। लेकिन उसने यहाँ खर्च जो व्यय दिया है उसका, वो कितना दिया है, 16। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से देखिए कि 80% की जो वैल्यू दी है वो दी है हमें 16। हमें निकालनी है इनकम, क्योंकि इनकम में ही व्यक्तिगत आय यानी कि टोटल इनकम हमें निकालनी है, और इनकम कितनी है, 100%। तो दोस्तों आप यहाँ से देखिए 80% की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 16/80 और गुना 100 कर देंगे, यानी कि ये क्या निकल जाएगी, आय निकल जाएगी। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 2 ढाई 20। तो दोस्तों आय जो हो जाएगी, इनकम, वो कितनी हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी दोस्तों 20। तो ये जो आय है अगर हम यहाँ लिखें, आय कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम निकालें आय किसकी, बी की, बी अपने 25% खर्च करता है, सॉरी बी 25% बचाता है, तो खर्च कितने करता है, 75%। और 75% की वैल्यू कितनी दी है, 12। तो दोस्तों 75% की वैल्यू दी है 12। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आय हमें निकालनी है इसकी भी, तो 12/75 गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9, सॉरी 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो दोस्तों ये जो बी है वो 16 कमा रहा है और 12 क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अब सी की बात देख लेते हैं। सी क्या करता है, सी 40% बचाता है। जब सी 40% बचाता है तो सी खर्च कितना करता है, 60%। तो 60% की वैल्यू दी गई है 9। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है इसकी, वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9/60 गुना कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, इसे आप काटेंगे तो 0 से 0 काट लीजिए, और 6 को काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से काटेंगे इसको 5, यानी कि 5 तिया 15। तो सी की कितनी आ जाएगी, 15। सी की आय होगी 15। अब तीनों की हमें आय भी पता है, व्यय भी पता है। अगर खर्च की बात होती तो हम, सॉरी बचत की बात होती तो बचत भी निकाल देते कि ए 20 कमा रहा है, 16 खर्च कर रहा है, तो 4 उसकी बचत होती। इसकी बचत कितनी होती, 4 होती, और इसकी बचत कितनी होती, 15 में से 9 गए 6 होती। लेकिन बचत से हमें कोई काम नहीं है। अब क्या दिया गया है दोस्तों, अब देखते हैं अब उसने पूछा क्या है। पूछा गया है ए बी सी की कुल आय 3 ये है 35,700, तो उनकी व्यक्तिगत आय हमें बतानी है। तो दोस्तों ए बी सी की कुल आय यानी कि टोटल आय दी गई है, ये प्लस ये प्लस ये टोटल दी गई है। और टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितनी है दोस्तों, 15 दूनी 30 और 31, 31 20 51, 51 पार्ट है टोटल। ठीक है, तो 51 पार्ट की वैल्यू दी है उसने 357। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, 51 पार्ट की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें 35,700। और पूछा क्या गया है, उनकी व्यक्तिगत आय, यानी कि अलग अलग आय पूछी गई, यानी कि 20 पार्ट की, 16 पार्ट की और 15 पार्ट की अलग अलग वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों पहले निकालिए आप एक पार्ट की वैल्यू। एक पार्ट की कितनी हो जाएगी, 357/51। आप जब इसको काटेंगे दोस्तों ये कट जाएगा, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है और 1 सत्ते 7 होता है, तो 7 बार 700 बार कटेगा सीधा सीधा।
तो एक पार्ट की वैल्यू 700 आई है। अब हमें बी, ए, बी और सी की बतानी है, यानी कि 20 पार्ट की बतानी है, 16 पार्ट की बतानी है और दोस्तों 15 पार्ट की। ये तीनों की आय है, ये ए की आय है, ये बी की आय है और ये सी की आय है। तो बस 700 की गुना करिए सब में। 700 की जब 20 में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14,000 आएगा। 16 में गुना करेंगे तो 16 सत्ते 112, ठीक है, 11,200 आएगा। और दोस्तों 7 में 15 की करेंगे तो 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा 10,500। तो ये हो जाएंगी तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल आय। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ओके दोस्तों, समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज की क्लास के लिए, बाकी क्वेश्चन इस सीट के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ए, बी एंड सी स्पेंड्स 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स respectively if their savings are in the ratio 8, 9 and 20 and the difference between the incomes of A and C is 18,000 then the income of B is। देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है पिछले पैटर्न पर, बस देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए ए, बी एंड सी की जो आय है वो ए, बी, सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। दोस्तों ये खर्च दिए गए हैं उनके, यानी कि एक्सपेंडिचर करते हैं, इतना एक्सपेंड करते हैं। तो दोस्तों वो बचाते कितना होंगे, वो 20% बचाता होगा, ये 15% बचाता होगा और ये 25% बचाता होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बचत दी गई है उनकी बचत का अनुपात दिया गया है 8, 9 और 20 का। दोस्तों हमें बचत से मतलब है, तो ये इस वाली चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे सीधा सीधा बचत पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों खर्च अगर 20% कर रहा है तो बचत कितनी करेगा, वो यहाँ लिख देता हूँ, बचत करेगा। खर्च 80 कर रहा है तो 20 बचत करेगा, ये 15 बचत करेगा, ठीक है, क्योंकि 85 और 1500 होते हैं। और ये कितना करेगा, ये करेगा दोस्तों 25 बचत करेगा, ठीक है। ये इन सब के बचत के परसेंटेज आ गए हैं कि ए 20% बचत कर रहा है, बी 15% बचत कर रहा है और सी दोस्तों 25% बचत कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बचत कर रहे हैं जो अनुपात में है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए, बी और सी इनकी जो बचत है वो दी गई है 8, 9 और 20, ठीक है। क्या हमें इनके आय, हाँ आय से मतलब है तो हमें आय निकालनी पड़ेगी इनकी। तो दोस्तों बचत हमें दी गई है, लेकिन अब आप बताइए ये 20% की वैल्यू 8 दी गई है तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, 100% ही आय होती है। तो दोस्तों जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 20 है, 20 में गुना 5 की कर दीजिए, 20 पंजे 100, तो 8 में भी 5 की गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40। तो जो आय निकलेगी हमारी, आय मैं यहाँ लिख देता हूँ, आय जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, देखिए फिर से समझिए आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको एक की, कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई। देखिए ये भी बचत है और ये भी बचत है, 20% की वैल्यू दी गई है 8, ठीक है। तो 100% की आपको निकालनी है, 100% की निकालने के लिए आप क्या करिए, 20 में गुना करिए, 20 पंजे 100, तो यहाँ भी गुना करिए, 8 पंजे 40, तो दोस्तों ये हो जाएगी 40। तो ए की आय आ गई है हमारी 40। बी की आय देख लेते हैं, बी कितना खर्च कर रहा है 15, तो ये 15% की वैल्यू है। 15% की वैल्यू कितनी है, 9 है। 100% की निकालनी है तो 15 से तो डायरेक्ट नहीं कटेगा 100, क्योंकि गुना में नहीं है 15 के, तो आप कर लीजिए डिवाइड करके 9/15 और गुना कर लीजिए 100, ये 100% की आ जाएगी। 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, तो 20 तिया 60 आ जाएगी। दोस्तों 60 का आय किसकी है, बी की है। अब हम देख लेते हैं सी की आय। तो दोस्तों सी की आय कितनी होगी, सी अपनी 25% बचत कर रहा है और यहाँ 20 है, 25% की वैल्यू 20 है। देखिए दोस्तों 25% की वैल्यू जब 20 है तो दोस्तों इसमें 25 चौका करेंगे 100 आ जाएगा और इसमें भी चौका कर दीजिए, 25 चौका 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 20 चौक 80। तो इसकी आय जो आएगी वो कितनी आएगी, 80। तो सबकी आय हमने निकाल ली है, बचत हमने निकाल ली है। अगर हमें खर्च निकालना होता तो इसमें से घटा के निकाल लेते, लेकिन खर्च की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप समझिए इसमें क्या दिया गया है, ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। तो दोस्तों ए और सी की आय में अंतर दिया गया है, यहाँ हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 40 पार्ट का। देखिए ए और सी की आय में अंतर जो दिया गया है वो कितने पार्ट का दिया गया है, 40 और 80। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर है, यहाँ लिख देता हूँ, अंतर कितने का है, 80 - 40, 40 का है। 40 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 18,000 दी गई है, ठीक है। तो अभी हमें निकालना किसका है, हमें जो निकालनी है आय, तो बी की आय क्या होगी। तो दोस्तों बी की आय ये है, मैंने बताया अभी निकाली थी हमने 60 पार्ट, तो 40 पार्ट की दी गई है, 60 पार्ट की पूछी गई है। तो 60 पार्ट की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18,000 बटे 40 को नीचे रखेंगे और 60 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए,
4 से कटेगा, देखिए 2 से तो काट लीजिए, इसे 900 आ जाएगा, और जो बचा हुआ 2 होगा उस 2 से काट लीजिए इसे, 9 तिया 27। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 पार्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 27,000। ठीक है, 2700 और 10 ये वाली बची है, तो ये आ जाएगी 27,000, नहीं ये वाली बची है शायद, हाँ। तो 60 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27,000। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया वाला क्वेश्चन था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं तो आप उनको प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिए। मैं यहाँ आपको दोबारा नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, और कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24x7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। पीडीएफ में आपको दोनों फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ, जो एक सीट होती है विदाउट सॉल्यूशन, एक सीट होती है विद सॉल्यूशन। ठीक है, विदाउट सॉल्यूशन आप सॉल्व करके देखिए, जो क्वेश्चन नहीं होता है आपसे, आप उसको कम से कम समय में विद सॉल्यूशन वाले सीट को करके देख सकते हैं। आपको वहाँ फिर वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत है, आप बस एक बार ध्यान से देखिए वीडियो को, और अगर आप फिर दोबारा आप देखेंगे तो आप अपनी पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।